वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीच बीच में मैराथन वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए इंक्लूड करती हूँ। तो आज का जो मैराथन वीडियो है वो गाइडेंस और काउंसलिंग से ही रिलेटेड है, क्योंकि पिछला जो मैराथन वीडियो था वो भी गाइडेंस और काउंसलिंग से ही रिलेटेड था। तो गाइडेंस और काउंसलिंग का टॉपिक काफी बड़ा है। इस पर 3 मैराथन वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, जो कि आपका सारा का सारा सिलेबस कवर करते हुए होंगे। चाहे आप बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट एचटेट एनवीएस केवीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, हर जगह पर ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड आज की वीडियो में मैंने कौन कौन से सब टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। आज का पहला सब टॉपिक रहेगा गाइडेंस सर्विसेज का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस सर्विसेज यानी कि निर्देशन सेवाएं होती क्या है, उनकी डेफिनेशन, पर्पज और उनके टाइप्स बिल्कुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। 7-8 टाइप जो कि मेन है गाइडेंस सर्विसेज की, उनको मैंने इंक्लूड किया है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में मैंने कम से कम 17-18 टूल्स और टेक्निक्स को इंक्लूड किया है और बिल्कुल डिफरेंशिएट करके बताया है कि भी टूल कौन से होंगे, टेक्निक कौन सी होंगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गाइडेंस सर्विसेज, यानी कि निर्देशन सेवाएं क्या होती हैं, निर्देशन सेवाओं से हम क्या समझते हैं, उनका पर्पज क्या होता है, कितने प्रकार की निर्देशन सेवाएं होती हैं, गाइडेंस सर्विसेज कितने प्रकार की होती हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं, नेट से रिलेटेड, आपके बीएड या एमएड से रिलेटेड जो भी जितने भी सब टॉपिक्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बनेंगे, मैं उन सबको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी तक हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस, जिसमें हमने डिस्कस किया मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। उसके बाद हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक और साथ ही डिस्कस किया था फंक्शंस या पर्पजेज ऑफ गाइडेंस। इसके बाद हमने डिस्कस किया नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गाइडेंस, जिसमें हमने तीनों तरह के टाइप्स डिस्कस किए हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल गाइडेंस। इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस। और आज का हमारा टॉपिक है गाइडेंस सर्विसेज क्या होती हैं, उनका पर्पज क्या है, कितने प्रकार की गाइडेंस सर्विसेज होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइडेंस सर्विसेज, तो गाइडेंस सर्विसेज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, यानी कि निर्देशन सेवाओं से आप क्या समझते हैं। देखिए, निर्देशन सेवाएं क्या होती हैं, तो एक तरह से सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर कुछ टूल्स और फैसिलिटीज होती हैं जो किसी इंडिविजुअल की सहायता करने के लिए, किस तरह की सहायता, ताकि वो नॉलेज और स्किल्स को गेन कर सके। अगर वो प्रॉपर तरीके से उसमें नॉलेज और स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो वो अपने लिए प्लानिंग, सर्विसेज और अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वो समझ सकता है। तो देखिए, इन सर्विसेज के द्वारा यानी कि निर्देशन सेवाओं के द्वारा उसको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है और अपनी स्टडी और अपनी लर्निंग को वो और बेहतर और इफेक्टिव किस तरह से बना सकता है। तो गाइडेंस सर्विसेज के द्वारा इस तरह से व्यक्ति की सहायता की जाती है कि व्यक्ति को बताया जाता है कि उसके सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह से वो अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकता है और अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन को वो और बेहतर कैसे बना सकता है। नाउ वी विल डिस्कस द पर्पज ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, यानी कि जो निर्देशन सेवाएं हैं उनका पर्पज क्या होता है, किस तरह से इनके द्वारा किसी इंडिविजुअल, किसी स्टूडेंट की हेल्प की जा सकती है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पॉइंट, help students recognize, accept and develop their potential
adjust to the school and develop the skills needed to cope with the problems they meet. इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि उनके अंदर जो भी पोटेंशियलिटीज हैं, जो भी क्षमताएं हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सकें, अपनी क्षमताओं को एक्सेप्ट करें और अपनी पोटेंशियलिटीज का डेवलपमेंट कर सके, ताकि वो स्कूल में एडजस्ट कर सके, स्कूल के बाहर भी एडजस्ट कर सके और उनकी जो स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट इस तरह से किया जाता है कि अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को भी वो फेस कर सके. नेक्स्ट, हेल्प यंग पीपल कम टू नो एंड एक्सेप्ट देमसेल्व्स, देयर एप्टीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट. देखिए, लोगों की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो अपने इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड्स यानी कि उनके अंदर जो भी अभिवृत्ति हैं, जो भी क्षमताएं हैं, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, उनको वो समझे, जाने, अपने आप को पहचान पाए वो. नेक्स्ट पॉइंट, टीच स्टूडेंट्स लर्न टू यूज देयर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज. टीच स्टूडेंट्स डेवलप द स्किल्स टू कोप with the problems they meet both inside and outside the school. गाइडेंस सर्विसेज में क्या होता है, स्टूडेंट्स या किसी इंडिविजुअल को इस तरह से टीच किया जाता है कि उनके अंदर जो भी इंटरेस्ट है, यानी कि किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, किस क्षेत्र में उनकी अभिरुचि है, क्या क्या उनके अंदर क्षमताएं हैं, वो किस फील्ड में जा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों का वो यूज करना सीखें कि अपने इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटीज़ को वो यूज कर सके. इस तरह से उनको टीच किया जाता है. साथ ही बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है या उनके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट इस तरह से किया जाता है कि उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो स्कूल के अंदर हो या बाहर, यानी कि स्कूल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या उनकी जर्नल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी वो उन प्रॉब्लम्स को भी वो इजीली शॉर्ट आउट कर सके, उनको फेस कर सकें. तो अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो गाइडेंस सर्विसेज का पर्पज यही है कि बच्चों के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो भी इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज हैं, उनको वो समझें, पहचानें, अपनी स्किल्स, अपनी पोटेंशियलिटीज का डेवलपमेंट करें और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती है तो वो उसका सामना कर सकें. तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, यानी कि निर्देशन सेवाएं कितनी प्रकार की होती हैं. तो आज कि इस वीडियो में हम कुछ मेन जो गाइडेंस सर्विसेज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि सूचना सेवाएं क्या होती हैं. इंफॉर्मेशन सर्विसेज में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो इंटेंशनल और पर्पसिव होती है, यानी कि जानबूझकर, और उसके पीछे एक पर्पस होता है. और उस इंफॉर्मेशन का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि बच्चों को इस तरह से जागरूक किया जाता है, इस तरह से उनको सूचना दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, इस तरह से उनको गाइड किया जाता है ताकि वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग काम कर सके. किस फील्ड में उनकी रुचि है, किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उसको वो जान सके, पहचान सके और उनके जो भी कार्य होते हैं उनके बारे में भी उनको गाइड किया जाता है कि भाई उनको किस तरह के कार्य करने चाहिए स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी. जनरल लाइफ में, जो बाहर, स्कूल से बाहर की जो लाइफ होती है उसमें वो किस तरह के कार्य कर सकते हैं और स्कूल के अंदर उनको किस तरह के कार्य करने चाहिए. देखिए, इस सर्विस के द्वारा, यानी कि इस सेवा के द्वारा बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम या जो हम क्लास में जनरली बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस टाइम पीरियड के दौरान वो इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड नहीं की जाती है कि बच्चों की चॉइसेस क्या है, उनको किस तरह के कार्य करने चाहिए, स्कूल के अंदर किस तरह के कार्य करने चाहिए, स्कूल के बाहर किस तरह के कार्य करने चाहिए. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है जो कि रेगुलर पीरियड के दौरान नहीं दी जाती हैं. अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो आइए देखते हैं किस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है. तो सबसे पहले हमारे पास आता है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि शैक्षिक सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं, किस तरह से उनको एजुकेशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है. तो बच्चों को उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रेजेंट में उनकी क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है और फ्यूचर में उनके लिए क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होंगी, उनके बारे में उनको वैलिड और यूजेबल डाटा प्रोवाइड किया जाता है.
फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिसीज गवर्नमेंट की क्या है, जैसे अटेंडेंस, यूनिफॉर्म, टार्डीनेस के बारे में, हिस्ट्री और ट्रेडिशन क्या है स्कूल का, लेआउट के बारे में बात कर सकते हैं, लाइब्रेरी का यूज कैसे किया जाता है, और भी स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में बच्चों को नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं क्या हो सकती हैं। तो इसमें किसी भी इंडिविजुअल को उसकी जॉब, पोजीशन और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वैलिड और यूजेबल डाटा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कंडीशंस फॉर वर्क, काम की स्थिति क्या है, ड्यूटीज और रिक्वायरमेंट क्या है काम के बारे में, क्या क्या रिवार्ड्स उनको ऑफर हो सकते हैं, डिमांड क्या है वर्कर्स की। तो ये सारे पॉइंट्स ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन के दौरान आते हैं। ये सारी चीजों की नॉलेज ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन के दौरान किसी भी स्टूडेंट या किसी भी इंडिविजुअल को दी जाती है। नेक्स्ट है पर्सनल एंड सोशल इंफॉर्मेशन, यानी कि उसको खुद के और समाज के बारे में इंफॉर्म किया जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन के दौरान उनको बताया जाता है कि उनके आगे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, किस तरह से उनका यूज कर सकते हैं, वो अपने आप को, लर्नर्स जो है अपने आप को बेहतर तरीके से किस तरह से समझ सकते हैं, और समाज में उनके जो भी रिलेशनशिप हैं उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में उनको वैलिड और यूजेबल डाटा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे उसकी पर्सनल अपीयरेंस क्या होगी, होम और फैमिली में रिलेशनशिप्स किस तरह से वो बेहतर कर सकते हैं, लेजर टाइम एक्टिविटीज, यानी कि खाली समय में वो किस तरह की एक्टिविटीज करना पसंद करता है, और उनके अंदर सोशल स्किल्स का भी डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन सर्विस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विसेज क्या होती हैं। देखिए, इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विसेज का हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिगत सूची सेवाएं, यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं व्यक्तिगत सूची सेवाएं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअली जो है सेवाएं या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसी इन्वेंट्री के द्वारा या किसी रूटीन इंटरव्यू के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि किसी इन्वेंट्री फॉर्म या किसी रूटीन इंटरव्यू के द्वारा किसी इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट, यानी कि इकट्ठा किया जाता है, और जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है बाद में उसको एनालाइज किया जाता है। तो जो डेटा होता है उसका प्रयोग जो है, जो भी डेटा इकट्ठा किया है इन्वेंट्री फॉर्म या रूटीन इंटरव्यू के द्वारा, उस डाटा को बाद में चेक किया जाता है, और उस डेटा के आधार पर ही उस बच्चे की काउंसलिंग और उसको स्पेशलाइज गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विसेज में क्या होता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, और लास्ट में जब उसको सिंथेसिस किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर उस इंडिविजुअल को उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि उसके अंदर क्या क्या पोटेंशियलिटीज हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, क्या क्या एबिलिटीज, इंटरेस्ट और उसकी नीड्स हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस के दौरान पूरा प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी बच्चे के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसको संगठित किया जाता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है, व्याख्या उसकी की जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विसेज के द्वारा इंफॉर्मेशन को किस तरह से एकत्रित किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन डाटा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसका एड्रेस, बर्थ डेट, जेंडर, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, उसका रिलीजन, ऑक्यूपेशन, हॉबीज और इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों की जानकारी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन डाटा के द्वारा इकट्ठी की जाती है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि उसका जो संचयी रिकॉर्ड है, संचयी लेखा जोखा, यानी कि उसका जो एकेडमिक कैरियर है स्कूल के दौरान, पास्ट और प्रेजेंट में उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, उसका पूरा रिकॉर्ड एकत्रित किया जाता है। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके एकेडमिक कैरियर से रिलेटेड, उन सबको इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट रिकॉर्ड्स, यानी कि टेस्ट रिकॉर्ड के द्वारा भी किसी भी तरह के टेस्ट, जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इन सब के द्वारा भी उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, यानी कि अभिरुचि सूचियों के द्वारा भी बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है और किस में नहीं है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, किस चीज को पसंद करता है, किसको नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनैलिटीज इन्वेंटरीज, यानी कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज के द्वारा भी उसका जो है इमोशनल एडजस्टमेंट क्या है, उसका सोशल रिलेशनशिप उसके किस तरह के हैं, मोटिवेशनल एस्पेक्ट और उसका बिहेवियर किस प्रकार का है, इस सारी चीजों के बारे में पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज के द्वारा जाना जा सकता है। नॉन टेस्ट या सेल्फ इवेल्यूशन रिपोर्ट, देखिए कई बार क्या होता है व्यक्ति के खुद के बारे में, यानी कि जैसे ऑटोबायोग्राफीज, कोई व्यक्ति अपने बारे में किताब लिखता है, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अपने बारे में उसने जो कुछ लिखा है या कोई आर्टिकल उसने लिखा है अपने किसी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे, तो उस चीजों के द्वारा भी जो है इवेल्यूट उसको किया जा सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की जा सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट सर्विसेज, यानी कि प्लेसमेंट सर्विसेज क्या होती हैं। तो प्लेसमेंट सर्विसेज एक प्रकार का कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की इस तरह से हेल्प की जाती है ताकि वो अपना पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट कर सके। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्टूडेंट अपने व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर किस तरह से समाज में या अपने व्यक्तिगत तौर पर वो अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करता है, इसके बारे में उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो प्लेसमेंट सर्विसेज दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है एजुकेशनल प्लेसमेंट और दूसरी होती है वोकेशनल प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल प्लेसमेंट क्या होती है। तो इसमें एजुकेशनल प्लेसमेंट में क्या होता है, जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम, उनके एकेडमिक कोर्सेज हैं, अटेंडेंस, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एरियाज हैं, जो भी क्षेत्र हैं, चाहे एकेडमिक कोर्सेज, अटेंडेंस, वर्क एक्सपीरियंस, इलेक्टिव्स, पार्ट टाइम वर्क, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं उन सब के बारे में उनको नॉलेज दी जाती है ताकि वो अपनी नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट है वोकेशनल प्लेसमेंट। देखिए वोकेशनल प्लेसमेंट को एक तरह से जॉब प्लेसमेंट भी कहा जाता है। आप सभी ने सुना भी होगा कि जैसे ही कोई बच्चा जब ग्रेजुएट कर रहा होता है तो कुछ बच्चों का प्लेसमेंट कॉलेज टाइम के दौरान ही हो जाता है। जब वो ग्रेजुएट फाइनल ईयर में होते हैं तभी कोई भी कंपनी जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर कर लेती है और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग और प्रिपरेशन स्टार्ट की जाती है उनकी जॉब के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग सर्विसेज, यानी कि परामर्शी सेवाएं क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है और एक जगह नहीं 2-3 जगह स्पेलिंग मिस्टेक है। तो काउंसलिंग सर्विसेज क्या होती हैं। काउंसलिंग सर्विसेज में क्या होता है कि किसी भी बच्चे या किसी भी इंडिविजुअल को परामर्श दिया जाता है, उसको सलाह दी जाती है ताकि वो इफेक्टिव बिहेव कर सके, उसका व्यवहार और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। और ये जो सेवा है, इस तरह की जो सर्विसेज है किसी इंडिविजुअल को तभी प्रोवाइड की जाती है जब उनको अर्जेंटली किसी हेल्प की आवश्यकता होती है। तो दो तरह की काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, एक होते हैं ग्रुप काउंसलिंग और दूसरी होती है इंडिविजुअल काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग में क्या होता है कि किसी भी ग्रुप के हर इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके और ग्रुप के अकॉर्डिंग वो अपना एडजस्टमेंट कर सके। ग्रुप के लोगों के साथ, समूह के लोगों के साथ उसका बिहेव बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, अच्छी प्रकार से वो एडजस्ट हो सके ग्रुप के हर मेंबर के साथ। दूसरी होती है इंडिविजुअल काउंसलिंग। देखिए इंडिविजुअल काउंसलिंग में क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाता है कि वो किस तरह से पढ़ता है, खेलता है, किस तरह का वो व्यवहार करता है अपने ग्रुप के लोगों के साथ, यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाता है। और ग्रुप में ग्रुप के हर व्यक्ति के ऊपर फोकस किया जाता है और इंडिविजुअल काउंसलिंग में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है वोकेशनल और कैरियर सर्विसेज। देखिए कैरियर सर्विसेज में क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट या किसी भी इंडिविजुअल को उसके कैरियर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सके और उसको जो है लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि हर स्टेज पर उसको अवेयर किया जाता है, साथ ही उसको अप्रिशिएट किया जाता है उसके प्रोफेशनल कैरियर के बारे में ताकि वो अवेयर भी रहे और साथ साथ उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है ताकि वो किसी प्रकार की कोई गलती ना करे और किसी भी काम के प्रति जो भी काम कर रहा है या जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसका डिसीजन प्रॉपर हो और उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसका डिसीजन हो।
नेक्स्ट है रेमेडियल एंड इनरिचमेंट सर्विसेज, यानी कि उपचारात्मक और समृद्ध सेवाएं। इनरिचमेंट सर्विसेज का मतलब होता है और अधिक समृद्ध बनाना और अधिक इनरिच उनको करना। तो इस तरह की सर्विसेज में क्या होता है, बच्चों को जो है इस तरह से उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है या उनको इस तरह से गाइड किया जाता है ताकि वो अपने आप को और अधिक इनरिच कर सकें। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है किसी इंडिविजुअल को पढ़ने में, स्पीच में या कोई किसी भी प्रकार की लर्निंग डिफिकल्टीज है तो उसको भी दूर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पेशल गाइडेंस सर्विसेज क्या होती हैं, यानी कि विशिष्ट गाइडेंस सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। तो इसमें दो तरह की सर्विसेज आती हैं, एक है डेवलपमेंटल लर्निंग सर्विसेज और दूसरी है साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंटल लर्निंग सर्विसेज क्या होती हैं। तो डेवलपमेंटल लर्निंग सर्विसेज में क्या होता है कि किसी भी काउंसलर या जो भी रिसोर्स पर्सन को इनवाइट किया गया है उनके द्वारा कोई सेमिनार या वर्कशॉप आयोजित की जाती है। और इस तरह के जो सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं उसमें उन टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो जनरली जिनके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती है, यानी कि जो वाइड वैरायटी के टॉपिक्स हैं, अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर बात की जाती है। और जो काउंसलर या रिसोर्स पर्सन होता है वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करता है अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर, ताकि बच्चे जो है स्कूल या अपनी जर्नल लाइफ में भी बिल्कुल बेहतर तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकें। देखिए, स्पेशल गाइडेंस सर्विसेज के अंतर्गत सेकंड पार्ट आता है साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन प्रोग्राम, यानी कि मनोचिकित्सीय हस्तक्षेप कार्यक्रम। तो इसमें क्या होता है, ये स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चों के लिए, जैसे कोई एथलीट्स या सिंगल मदर्स हैं उनके बच्चों के लिए प्लान, डिजाइन और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ताकि उनको साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, साइकोलॉजिकली यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर वो बेहतर रहें, अच्छे रहें और फ्यूचर में कोई किसी प्रकार का माल एडजस्टमेंट यानी कि कुसमायोजन का कोई केस ना हो। और अगर किसी बच्चे को इस तरह का केस ऑलरेडी है, यानी कि कोई कुसमायोजित है, माल एडजस्टमेंट की किसी को प्रॉब्लम है, कुसमायोजन से जो ग्रसित है, तो उनको भी जो है दूर करने की कोशिश की जाती है ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम इस तरह के बच्चों के लिए ना हो। नेक्स्ट है रिसर्च एंड इवैल्यूएशन सर्विसेज, यानी कि अनुसंधान और मूल्यांकन सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसर्च सर्विसेज कौन सी होती हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन सर्विसेज। देखिए, रिसर्च एक ऐसा गाइडेंस फंक्शन है, यानी कि एक ऐसा निर्देशन कार्य है जिसमें किसी भी काउंसलर के द्वारा जो भी रिसर्च प्लान बनाया गया है उसको किस तरह से डेवलप किया गया, उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, उसके आधार पर जो डाटा होता है वो डाटा एम्पिरिकल डाटा होता है, यानी कि अनुभवजन्य डाटा होता है। जो रिसर्च करके जो डाटा आता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए और उनकी लाइफ के लिए। और उसके आधार पर जो रिसर्च करके जो पॉलिसीज और डिसीजंस ले जाते हैं वो भी स्टूडेंट्स के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही रेलिवेंट होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स को ये भी हेल्प की जाती है, इस तरह से डायरेक्ट उनको किया जाता है कि कौन सी गाइडेंस सर्विस उनके लिए हेल्पफुल है, कौन सी गाइडेंस सर्विस उनके लिए बेहतर होगी, इसके बारे में भी उनको प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, दूसरी तरफ अगर हम बात करें इवैल्यूएशन की तो इसका अर्थ होता है मूल्यांकन करना। तो दूसरी तरफ ये एक ऐसा गाइडेंस फंक्शन होता है जिसमें जो है जो भी काउंसलर होता है वो किसी भी प्लान को इवैल्यूएट करता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि सबसे पहले उसका इवैल्यूएशन करता है, असेसमेंट करता है, उसको डेवलप और फिर इम्प्लीमेंट करता है। और उसके बारे में कि वो किस क्वालिटी की है, उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, स्टूडेंट्स पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस चीज के बारे में जो है सॉफ्ट और हार्ड डाटा वो प्रोवाइड करता है। तो इवैल्यूएशन जो डाटा होता है उसके द्वारा जो भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसको इनहेंस किया जा सकता है, यानी कि जो भी मौजूदा प्रोग्राम है उसको अच्छा किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है और साथ ही एक न्यू प्रोग्राम का डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, यानी कि निर्देशन सेवाओं के टूल्स और टेक्निक्स कौन कौन से हैं उनको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गाइडेंस एंड
का जो पेपर है आपके बीएड में भी है और गाइडेंस एंड काउंसलिंग की यूनिट नेट में भी है और आपका एमएड में भी है। तो उसी से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाई हैं। फिलहाल कम से कम 10-12 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने सभी कवर करने की कोशिश की है। और आज का जो ये वीडियो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड, ये आज का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टूल्स और टेक्निक्स की डेफिनेशन बताना चाहूंगी। लेकिन जब हम गाइडेंस सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो ये साधारण शब्दों में टूल क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो गाइडेंस के टूल्स और टेक्निक्स होंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। तो टूल को अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो क्या होता है, अ डिवाइस और इम्प्लीमेंट स्पेशली वन हेल्ड इन द हैंड यूज टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन। यानी कि एक उपकरण होता है, जैसे कि ये इस तरह के उपकरण, सीजर है, प्लास है, कोई भी चाकू है, किस अलग अलग तरह के जो भी आपके टूल बॉक्स में होते हैं वो सारे टूल्स ही होते हैं। तो उनको वो होते हैं टूल्स जिनको हम हाथ में लेके जिससे कोई काम करते हैं। और टेक्निक क्या होती है, एक काम करने का तरीका कि आप किसी काम को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, यानी कि आर्टिस्टिक तरीके से करते हैं या उसके लिए आप साइंटिफिक प्रोसीजर को अपनाते हैं। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो हर टीचर का अपना अलग टेक्निक होता है बच्चों को पढ़ाने का, तो ये होती है टेक्निक। लेकिन अगर हम टूल्स की बात करें तो जो गाइडेंस और सर्विसेज की मैं बात करी हूँ उसमें इस तरह के टूल्स यूज नहीं किए जाते हैं। उसके टूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। अगली स्लाइड में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों टूल्स और टेक्निक्स क्या होते हैं गाइडेंस सर्विसेज की, उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टूल्स और टेक्निक्स के बारे में। देखिए गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस के ऊपर तो इतनी वीडियोस मैंने बनाई हैं। आप सबसे पहली वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस की है। तो गाइडेंस एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जिसमें किसी इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है। तो इसके लिए जब हम किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, कोई भी गाइड होता है, तो उसके लिए वो अलग अलग तरह के टूल्स और टेक्निक्स यूज करता है ताकि उस बच्चे की पोटेंशियलिटीज, उस इंडिविजुअल की पोटेंशियलिटीज को मेजर किया जा सके। तो उसके लिए वो अलग अलग तरह के टूल्स और टेक्निक यूज करता है। तो गाइडेंस सर्विसेज में 2 तरह के टूल्स और टेक्निक्स यूज होते हैं। 2 तरह की टेक्निक्स हम कहेंगे, यहाँ पे टूल भी नहीं कहूंगे क्योंकि टूल तो स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो कौन कौन सी होती है, स्टैंडर्डाइज टेक्निक, और दूसरी होती है नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि टूल्स कौन से होते हैं। तो जनरली 2 तरह की टेक्निक्स का यूज किया जाता है। अब नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है जो मानकीकृत नहीं है, जिसका परीक्षण नहीं किया गया है, जो स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, इसमें केस स्टडी हो गया, इंटरव्यू मेथड हो गया, रेटिंग स्केल्स, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, सोशियोमेट्री, बायोग्राफी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये है नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक, यानी कि जो मानकीकृत नहीं है। दूसरी जो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होती हैं, यानी कि जिनको परीक्षित किया जा चुका है, वो स्टैंडर्डाइज है। वो तो जो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स है उन्हीं को टूल बोला जाता है। टूल जो है गाइडेंस सर्विसेज में वो नहीं होता, कोई उपकरण नहीं होता जिसको हम हाथ में लेकर उसका यूज करते हैं, जैसे चाकू है, प्लास है, कुल्हाड़ी है, इस तरह के जो टूल्स होते हैं उन टूल्स की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो गाइडेंस सर्विसेज में टूल्स वो होते हैं जो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होती हैं, जिनको मानकीकृत किया जा चुका है, जिनका परीक्षण किया जा चुका है, वो जो है टूल्स बन जाते हैं। तो जो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होती है उन्हीं को टूल कहा जाता है, क्योंकि वो परीक्षित हो चुकी है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उनका परीक्षण करके उनको स्टैंडर्डाइज किया गया है कि इनको एज ए टूल आप यूज कर सकते हैं। तो इनके द्वारा ये जो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स कह लीजिए या टूल्स कह लीजिए, इनके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, उसका इंटेलिजेंस यानी कि आईक्यू लेवल, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, पर्सनालिटी टेट्स को मेजर किया जाता है। तो दोनों ही कैटेगरीज यानी कि स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य जो भी प्राइमरी डेटा होता है उसको इकट्ठा करना होता है। तो दोनों तरह की टेक्निक्स यूजफुल होती हैं। तो दोनों ही तरह की टेक्निक्स या हम कह सकते हैं टेक्निक्स और टूल्स जो होते हैं वो गाइडेंस वर्कर के द्वारा जो यूज किए जाते हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति के बारे में रिलायबल ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नॉन स्टैंडर्डाइज या हम कह सकते हैं नॉन टेस्टिंग यानी कि जिनको टेस्ट नहीं किया गया इस तरह की टेक्निक्स
और दूसरी है स्टैंडर्डाइज या टेस्टिंग टूल्स भी कह सकते हैं और टेक्निक भी, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज है वही टूल्स होते हैं। तो ये जितने भी हैं ये आपके सारे एज ए टूल यूज किए जाते हैं, एज ए टेक्निक भी हम कह सकते हैं और एज ए टूल भी यूज किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने हेडिंग डाला है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। तो आपको पजल नहीं होना है कि टूल्स कौन से होते हैं, टेक्निक्स कौन सी होती हैं, यानी कि दोनों ही तरह की टेक्निक्स हैं, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। और टूल्स वो होते हैं जो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होती हैं, जो टेस्ट की जा चुकी हैं, जिनका परीक्षण किया जा चुका है, जो मानकीकृत है, उनको एज ए टूल भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ऑटोबायोग्राफी, केस स्टडी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल और सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। ये है नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइज या टेस्टिंग टूल्स या टेक्निक्स, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट और इन्वेंटरीज आती हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वही स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो इनमें हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड टेक्निक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज या नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स। तो नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिग्निफिकेंट इवेंट और इंसिडेंट ऑफ अ पीपल्स ओवर्ट बिहेवियर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे के व्यवहार के बारे में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट घटित हुआ होता है, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो एक तरह से एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो किसी टीचर या काउंसलर के द्वारा किया गया एक ऑब्जर्वेशन होता है, और टीचर या काउंसलर जो भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड को बना रहा होता है वो जो है दूसरे स्टाफ मेंबर्स की भी सहायता लेता है उसको बनाने में, क्योंकि एक टीचर जो है उसको नहीं बना सकता, क्योंकि अगर स्कूल में किसी बच्चे के बारे में एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाना है तो दूसरे टीचर्स की भी सहायता लेगा। तो इसमें जो है बच्चे के व्यवहार के बारे में जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन घटित हुई होती है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन होता है, हम एक तरह से कह सकते हैं स्नैपशॉट ऑफ द इंसिडेंट। और ये जो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक तरह से ऑटोबायोग्राफी की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है ऑटोबायोग्राफी और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो टीचर या काउंसलर के द्वारा लिखा जाता है, जबकि ऑटोबायोग्राफी व्यक्ति खुद लिखता है। यहाँ आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड से रिलेटेड एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कोई भी मतलब जैसे किस डेट को किसी बच्चे के बारे में कोई इंसिडेंट घटित हुआ, कौन सी डेट को किस टाइम लिखा गया, बच्चे का नाम क्या था, उसके बारे में जो भी इंसिडेंट लिखा गया वो यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर उसके बाद टीचर या काउंसलर के द्वारा उस इंसिडेंट के ऊपर कमेंट डाल दिया जाता है। तो इससे बच्चे के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या उसको जिस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिस तरह से किस तरह से उसको गाइड किया जाता है, गाइड किया जाना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को हम एनालाइज कर सकते हैं। जो भी गाइड है वो एनालाइज कर सकता है और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। देखिए, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उस बच्चे के किसी सिग्निफिकेंट इवेंट या इंसिडेंट के बारे में, तो वो किस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, दिस डिवाइस फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड बाय अ टीचर काउंसलर विद द कोऑपरेशन विद द स्टाफ मेंबर्स who collect the records, leave their reports from time to time inside the pupils folder। देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक तरह का ऑब्जर्वेशन होता है जो किसी टीचर काउंसलर के द्वारा किया जाता है अपने स्टाफ मेंबर्स के कोऑपरेशन के द्वारा, यानी कि उनकी सहायता के द्वारा उस बच्चे की किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और जो है जो भी रिपोर्ट कलेक्ट की जाती है वो उस बच्चे का जो फोल्डर बनाया जाता है उसमें वो टाइम टू टाइम डाल दी जाती है। नेक्स्ट, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड कंटेन्स शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स अबाउट सम इवेंट्स रिगार्डिंग अ स्टूडेंट। देखिए, उस बच्चे से रिलेटेड उस एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, उसके लिए छोटे छोटे अकाउंट खोल दिए जाते हैं। एवरी अकाउंट इज अ रिपोर्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। देखिए, जो हर अकाउंट जो बनाए गए हैं उस बच्चे के, यानी कि छोटे छोटे जो अकाउंट क्रिएट किए गए हैं एक सिग्निफिकेंट एपिसोड की तरह होते हैं। जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं ना, तो उसके अलग अलग एपिसोड्स होते हैं, तो उसी तरह जो हर अकाउंट है, यानी कि जो छोटे छोटे अकाउंट क्रिएट किए गए हैं उसमें हर अकाउंट के अंदर एक एपिसोड की भांति वो काम करता है, यानी कि उसमें एक छोटा सा इवेंट होता है उसकी लाइफ में जो घटित हुआ होता है,
उसको उस अकाउंट में डाल दिया जाता है। हर अकाउंट एक तरह से एक एपिसोड की तरह काम करता है। नेक्स्ट, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ एन इंसिडेंट डीम्ड बाय द ऑब्जर्वर टू बी सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन स्टूडेंट। देखिए, हर अकाउंट में जो भी इंसिडेंट डाला जाता है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो एक सिंपल स्टेटमेंट की भांति होता है। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पर्सन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन, यानी कि बच्चा अलग अलग सिचुएशन में किस तरह का व्यवहार करता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें प्रोवाइड किया जाता है। They reveal problems and offer information that will help the pupil understand himself. देखिए, इस एनेक्डोटल रिकॉर्ड से फायदा क्या होता है कि बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स है वो बाहर आ जाती हैं, और जो भी गाइड होता है, जो उसको गाइड कर रहा होता है, वो उसको उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो देखिए, अगर हम कंक्लूड करके कहना चाहें तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एक तरह का ऑब्जर्वेशन होता है जो किसी टीचर या काउंसलर के द्वारा किया जाता है, और बच्चे का एक अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। उस अकाउंट, हर अकाउंट एक एपिसोड की भांति होता है, और उसमें क्या होता है, उस बच्चे की लाइफ में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट या इंसिडेंट घटित हुए होते हैं उनको पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है वो सामने आ जाए, और जो भी गाइड है उसको गाइड कर रहा है वो जो है उसकी प्रॉब्लम को समझ सके और उसको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दे सके, सूचना दे सके, उसको गाइड कर सके। देखिए, नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स में अगली टेक्निक हम डिस्कस करेंगे ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेज, या हम कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? देखिए, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल की लाइफ स्टोरी जो उसके द्वारा खुद लिखी जाती है, जिसमें वो अपना रूटीन बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, इंटरेस्ट, आइडियल्स को लिखता है। तो ये किसी भी इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन का एक अच्छा सोर्स है। काउंसलिंग प्रोसेस में ये एक इफेक्टिव सोर्स है। एक तरह से हम कह सकते हैं एक थेरेपेटिक ट्रीटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर जो भी कुछ भरा होता है उसको निकाल देता है, रिलीज कर देता है, तो उसकी जो टेंशन होती है वो रिलीज हो जाती हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार व्यक्ति जब कुछ लिख रहा होता है अपने बारे में, हर चीज को खुलकर नहीं लिख पाता, क्योंकि उसके हर इंसान की लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंस। तो क्या करता है कि जब व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है तो जो जो उसकी अच्छी चीजें नहीं है, जो नहीं बताना चाहता लोगों को, उनको वो छुपा जाता है, उनको वो नहीं बाहर लाता, यानी कि सच्चाई को वो, कुछ ट्रुथ या कुछ फैक्ट्स उसके रह जाते हैं, उनको वो नहीं शेयर करता अपने बारे में। तो ऑटोबायोग्राफी एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसको व्यक्ति अपने खुद के शब्दों में लिखता है। तो गाइडेंस टेक्निक के तौर पर अगर हम बात करें तो इससे किसी भी इंडिविजुअल के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है कि भाई उस व्यक्ति के इंटरेस्ट, एबिलिटीज, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसके हॉब्स, एम्बिशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स क्या क्या है। तो गाइडेंस में क्या होता है, जो भी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, वो व्यक्ति खुद तो लिख देता है, लेकिन जब एज ए गाइड कोई उसको यूज करता है तो वो उसको एज इट इज यूज नहीं करता। सबसे पहले जो भी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी में जो भी मटेरियल होता है उसको वो अलग अलग सोर्सेज के द्वारा वेरीफाई करता है कि जो भी इसने अपने बारे में लिखा है वो सही है कि नहीं, फिर उसको एज ए टेक्निक वो यूज करता है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जो है बहुत अलग अलग तरह की टेक्निक्स के द्वारा मेजर नहीं किया जाता, जैसे फीलिंग्स, वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स, यानी कि व्यक्ति की फीलिंग्स, वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स को जो है इंटरव्यू के द्वारा हम मेजर नहीं कर सकते, या इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा नहीं कर सकते, यानी कि अलग अलग टेस्ट या टूल्स के द्वारा मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑटोबायोग्राफी उसके लिए बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक है केस स्टडी, यानी कि केस स्टडी क्या होती है? देखिए, ये एक तरह से इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है, अलग अलग तरह की रिसर्च, टेस्ट, चेकलिस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करते हुए ये बनाई जाती है। और इस टेक्निक का मेजर फंक्शन ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर हम केस स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले पता लगाया जाता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है, और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, उनका उपचार कैसे किया जा सकता है, उसके लिए रेमेडियल मेजर्स क्या क्या होंगे। तो केस स्टडी मेथड में क्या होता है, सबसे पहले फैक्ट्स, जो भी तथ्य हैं उनको प्राप्त किया जाता है, उनको डायग्नोस किया जाता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है केस स्टडी मेथड कहलाता है। और ये जो है एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जो जनरली किसी फिजिशियन के द्वारा यूज किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है फिजिशियन ही केस स्टडी करे, कोई टीचर, काउंसलर या गाइड भी केस स्टडी कर सकता है।
तो इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में सोशल, फिजियोलॉजिकल, बायोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, वोकेशनल यानी कि हर तरह की जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो सारी कलेक्ट की जाती हैं। देखिए केस स्टडी में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक तरीके से कलेक्ट की जाती है, यानी कि अलग अलग तरह के टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कलेक्ट की जाती है किसी इंडिविजुअल के बारे में, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं। तो केस स्टडी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत अच्छा मेथड है किसी भी इंडिविजुअल को एज ए होल स्टडी करने के लिए। तो इसमें जो है किसी भी इंडिविजुअल को एज ए होल स्टडी किया जाता है, यानी कि उसको संपूर्ण तरीके से उसको देखा जाता है, उसके बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए ये जो केस स्टडी है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइकोलॉजी में आपको और भी किसी यूनिट में मिल जाएगा, यानी कि बीएड एमएड में डिटेल में है, तो इसको मैंने थोड़ा डिटेल में ले लिया है। और भी जो टॉपिक्स है उनको भी डिटेल में लेने की कोशिश की है, ताकि आपका अगर शॉर्ट नोट में भी आता है, इंडिविजुअली आपको आता है केस स्टडी पर कोई नोट लिखी, तो आप बिल्कुल आराम से इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन में देने की कोशिश करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग अ केस स्टडी, यानी कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं केस स्टडी को बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेटस ऑफ व्हाट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि जो भी प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट की जानी है उसको सबसे पहले पहचानना, उस प्रॉब्लम के बारे में डाटा कलेक्ट करना। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैजुअल फैक्टर्स, यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेमेडियल मेजर्स, जो भी कॉजेज हैं उस प्रॉब्लम के पीछे जिनको फाइंड आउट किया गया है उनके बारे में रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड करना, यानी कि उनके लिए निवारक उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उनका प्रयोग कैसे करना है। नेक्स्ट है फॉलो अप टेक्निक्स, necessary to check the correctness of the diagnosis and to modify the treatment to suit the case। देखिए फॉलो अप टेक्निक का मतलब है कि जो भी ये सारे स्टेप्स हैं, जो भी प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट की गई है उसके बारे में जो भी रेमेडियल मेजर दिए गए हैं, अगर वो सही है तो उनको फॉलो किया जाता है, अगर उनमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है तो उसको मॉडिफाई किया जाता है, अगर नहीं करने की जरूरत इन्हीं सभी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। अगली टेक्निक हम डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए इसको हम हिंदी में संचयी लेखा जोखा भी कहते हैं। तो ये एक इस तरह का रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की सभी तरह की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली टाइम टू टाइम रिकॉर्ड की जाती है अलग अलग सोर्सेज के द्वारा, किसी टेक्निक, टेस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है उसको एक समरी फॉर्म के रूप में क्यूमुलेटिव कार्ड के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और इस इंफॉर्मेशन का यूज तब किया जाता है जब उस स्टूडेंट को कोई एजुकेशनल या वोकेशनल प्रॉब्लम आती है, उसको किसी प्रकार की कोई सलाह की जरूरत होती है तो उसको एडवाइस दी जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, दिस कंटेन्स स्पेसेस फॉर रिकॉर्डिंग द डाटा नीडेड फॉर व्हाट इज कॉल्ड द इन्वेंटरी सर्विस ऑफ गाइडेंस। देखिए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड इस तरह का होता है, तो इसमें जैसे कुछ स्पेस दिया होता है, जैसे नेम ऑफ द पीपल, आगे स्पेस दे दिया फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, तो आगे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं इनको इन स्पेसेस को फिल करना होता है। तो जो गाइडेंस की इन्वेंटरी सर्विस होती है ना, जिसमें एक इन्वेंटरी को फिल करना होता है, तो इस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड को हम इन्वेंटरी सर्विस ऑफ गाइडेंस भी कह सकते हैं। A method of recording, filling and using information essential for the guidance of students। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, फिल की जाती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है तो ताकि उस स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा सके। देखिए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के द्वारा जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में उनको किस तरह से गाइड किया जा सकता है, अभी वो क्या कर सकते हैं और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उनका प्रोग्रेस किस तरह का रहेगा, उनको उनके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड के आधार पर उनको गाइड किया जा सकता है और उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है उनकी एकेडमिक और वोकेशनल फील्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ आप एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड का एक छोटा सा फोटो मैंने लगाने की कोशिश की है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि सबसे पहले बच्चे की इंडिविजुअल जो भी है उसकी बेसिक जानकारी, उसका नाम क्या है, उसके फादर, उसके गार्जियंस, उसके रिलेशनशिप किस तरह के हैं, उसका एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसका स्कूल का रिकॉर्ड किया जाता है, नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल में वो है, मंथ एंड ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग, कब उसने कौन से मंथ कौन से साल में स्कूल को ज्वाइन किया, कौन सी क्लास में उसने ज्वाइन किया, ठीक है, कौन से साल या कौन से मंथ में उसने स्कूल छोड़ा,
तो इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेन आइटम्स हैं जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड पर मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाइंग डाटा, जिसमें बच्चे का एड्रेस, बर्थडे, उसका बर्थ प्लेस, सिविल स्टेटस, उसका रिलीजन। उसके बाद आता है उसका होम बैकग्राउंड, पेरेंट्स का नाम, यानी कि उसके माता पिता का क्या नाम है, कितने भाई बहन हैं, ऑक्यूपेशन क्या है उसके पेरेंट्स का, उसके बारे में उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इम्यूनाइजेशन, डेंटल रिकॉर्ड, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस, यानी कि उसकी इलनेस की फ्रीक्वेंसी क्या है, बार बार बीमार होता है या कम है उसकी फ्रीक्वेंसी, ज्यादा बीमार नहीं पड़ता है, सेंसरी एबिलिटीज एंड करेक्टनेस, क्रॉनिक डिजीज या डिफेक्ट्स, कोई डिफेक्ट या किसी प्रकार की कोई लंबी बीमारी तो नहीं है। नेक्स्ट, एजुकेशनल हिस्ट्री उस बच्चे की कलेक्ट की जाती है, एज ऑफ स्टार्टिंग स्कूल, किस एज में उसने स्कूल स्टार्ट किया, प्रमोट्स एंड फेलियर्स, यानी कि उसके प्रमोशन और फेलियर्स क्या रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग स्कूल्स, स्कूल चेंज करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि बार बार स्कूल तो नहीं चेंज किया है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर उसका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स या रिमार्क्स, यानी कि उसको किस तरह की रिमार्क्स मिले हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट, नोटेबल एबिलिटीज उसकी क्या है, दूसरे लोगों के साथ उसकी रिलेशनशिप क्या है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी कि उसकी लाइफ में जो छोटे छोटे इंसिडेंट घटित हुए हैं उनको देखा जाता है। अब यहाँ आप कहेंगे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ऑब्जर्वेशन होता है, जो बच्चे के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स होते हैं उनको वो रिकॉर्ड उसमें किया जाता है, यानी कि बच्चे की लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं ना, तो वो ऑब्जर्व किए जाते हैं किसी टीचर या काउंसलर के द्वारा। जबकि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, वो बच्चे के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर रिकॉर्ड होती है, यानी कि उसके स्कूल की, उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन, उसका होम बैकग्राउंड, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, केस समरी। देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चे की जो भी केस समरी होती है उसको समराइज किया जाता है, जो भी उसकी ग्रोथ को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, रिकमेंडेशंस, इसमें क्या होता है, जो भी काउंसलर, टीचर जिसके द्वारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड भरा गया है, तो वो उसको रिमार्क्स देता है, उसको सजेस्ट कर सकता है, उसको सुझाव दे सकता है, ताकि वो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की जो अलग अलग स्टेजेज होती हैं वो किस तरह से डेवलप कर सकता है, और उसको एजुकेशनल फील्ड में भी उसको प्रॉपर तरीके से सुझाव दिया जा सकता है, ताकि वो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके अलग अलग लेवल पर। नेक्स्ट टेक्निक है इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू को हम हिंदी में साक्षात्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू एक नॉन टेस्टिंग टेक्निक है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो इंटरव्यू एक बेस्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जिसमें जो है एक इंटरव्यूअर होता है और दूसरा इंटरव्यूवी होता है, यानी कि एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और जो उसके सामने बैठा होता है वो साक्षात्कार या इंटरव्यू दे रहा होता है। तो ये एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसको बहुत क्लोज से समझा जा सकता है, यानी कि जो भी काउंसलर, गाइड इंटरव्यू ले रहा होता है अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझ पाता है, और एक पर्पसफुल कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन हम इसको कह सकते हैं। जबकि ये एक सब्जेक्टिव मेथड होता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते, क्योंकि डिटेल में इंटरव्यू लेने वाला किसी भी तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जेजी डार्ले ने कहा है कि इंटरव्यू इज अ सिचुएशन इन विच द क्लाइंट कैन गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, हिज इंटरेस्ट, स्किल्स, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स एटसेट्रा। देखिए, जेबी डार्ले कहते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्लाइंट को खुद के बारे में पता चलता है कि उसकी इंटरेस्ट, स्किल्स, एबिलिटीज, एटीट्यूड क्या है, यानी कि वो अपने बारे में भी जान पाता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, यानी कि अलग अलग तरह के इंटरव्यूज होते हैं। फर्स्ट, एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देखिए, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मेन पर्पस होता है कि ये जॉब के लिए लिया जाता है, यानी कि जो भी इंडिविजुअल जॉब के लिए इंटरव्यू देने आता है तो उसमें सिर्फ इंटरव्यूअर जो होता है, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता है कि जो व्यक्ति जॉब के लिए आया है क्या वो उस जॉब के लिए फिट है कि नहीं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस वो उससे पूछता है उसकी जॉब से रिलेटेड। नेक्स्ट है फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पस जो होता है वो ये होता है कि जो भी फैक्ट्स और डाटा कलेक्ट किया गया है अलग अलग सोर्सेज के द्वारा, उनको वेरीफाई किया जाता है कि वो सही है भी कि नहीं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। देखिए, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू का मुख्य पर्पस होता है रेमिडिएशन। रेमिडिएशन का मतलब होता है उपचार देना। तो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है, उसका मुख्य मकसद ये होता है कि जो भी इंटरव्यू देने के लिए आया है
उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम के पीछे क्या क्या सिम्टम्स है, तो उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसको रेमेडियल मेजर्स देता है, यानी कि उपचारात्मक सुझाव उसको दिए जाते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग इंटरव्यू। देखिए काउंसलिंग इंटरव्यू का मुख्य पर्पस होता है कि एक तरह से जो इंटरव्यू देने के लिए आया है उसको सुझाव दिया जाता है, सलाह दी जाती है, कोई सजेशन उसको दिया जाता है। तो जो काउंसलिंग का सेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट उसमें की जाती है, उसको गाइड किया जाता है और फाइनली उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसकी प्रॉब्लम का किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड वर्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि पहले से निर्धारित होते हैं और जो इंटरव्यूअर होता है वो प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस ही इंटरव्यू में पूछता है। तो जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, डेफिनेट क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जो इंटरव्यूअर होता है यानी कि जो साक्षात्कार लेने वाला होता है वो फ्रीली अपने एक्सप्रेशन प्रकट कर सकता है, फ्री होके कुछ भी पूछ सकता है और जो सामने इंटरव्यू दे रहा होता है वो भी फ्रीली आंसर दे पाता है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। देखिए नेक्स्ट टेक्निक है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो ये ओरल और विजुअल वे होता है किसी व्यक्ति को मेजर करने का, यानी कि व्यक्ति जो है सामने वाले को सिर्फ ऑब्जर्व करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेक्निक इफेक्टिव तभी होगी जब ऑब्जर्वर जो है वो स्किलफुल है, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर अच्छा नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो ये टेक्निक जो है बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्जर्वर का इसमें मेन रोल होता है, तो उसका ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। और जो ऑब्जर्वर होता है उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो उसका व्यवहार है वो बिल्कुल अभिवृत्तियों और भेदभाव से रहित होना चाहिए। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो किसी इंडिविजुअल के साथ पक्षपात कर देता है, तो उसका जो व्यवहार है वो पक्षपात और भेदभाव से रहित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट, टीचर एंड काउंसलर शुड नो व्हाट टू ऑब्जर्व, हाउ एंड व्हाट टू डिस्क्राइब एंड हाउ टू इंटरप्रेट। देखिए पेरेंट, टीचर और काउंसलर को ये पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जर्व किया जाना है, किस तरह से ऑब्जर्व करना है, उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है और किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना है, किस तरह से उसकी व्याख्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ऑब्जर्वेशनल टेक्निक किसी भी स्टूडेंट और इंडिविजुअल के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, लेकिन उनका यूजफुलनेस डिपेंड करता है कि वो किस पर्पज से किया गया है और किस तरह से कंडक्ट किया गया है। देखिए यह एक टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक होती है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक टाइम में किसी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, किसी की भी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, क्योंकि टोटलिटी अगर हम उस व्यक्ति की देखें तो एक टाइम में उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इस टेक्निक में काफी टाइम लगता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जर्वर होता है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टडी हैबिट्स, यानी कि उस इंडिविजुअल की स्टडी हैबिट्स किस तरह की है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि नहीं है, डिजायर टू गेट अटेंशन, कितना ध्यान वो दे सकता है और कितना ध्यान वो दे रहा है, एक्ट्स ऑफ डिसऑनेस्टी, किसी प्रकार का डिसऑनेस्टी का काम तो उसने नहीं किया है, बेईमानी का काम तो उसने नहीं किया है, स्पीच डिफिकल्टीज, कोई स्पीच डिफिकल्टीज तो उसको नहीं है, वेज ऑफ आस्किंग आंसरिंग क्वेश्चंस, किस तरह से वो क्वेश्चन या आंसर्स करता है, यानी कि उसका वे ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है। तो किसी भी ऑब्जर्वर के द्वारा ये सारे एस्पेक्ट्स जो है किसी इंडिविजुअल के ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है द क्वेश्चनियर, यानी कि प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली क्या होती है, क्वेश्चनियर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स स्पेशली टू गेट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। देखिए प्रश्नावली क्या होती है, क्वेश्चनियर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, यानी कि इस तरह से होती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जहां आप एक तरह से अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जब आप कोई पेपर दे रहे होते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एक क्वेश्चनियर की भांति होता है, ठीक है। तो वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी भरी जा सकती है और एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को भी क्वेश्चनियर दी जा सकती है, यानी कि प्रश्नावली को एक व्यक्ति भी एक टाइम पर दे सकता है और बहुत सारे व्यक्ति भी उसको एक टाइम पर भर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो दूसरे लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो क्वेश्चनियर में दो तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरे होते हैं ओपन टाइप क्वेश्चंस। तो ओपन टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जब हमने इंटेलिजेंस का टॉपिक किया था जिसमें हमने
कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या था? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग एक तरह से क्लोज एंडेड क्वेश्चन से रिलेटेड है, यानी कि इनका जो आंसर होता है वो फिक्स होता है, जबकि ओपन टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं, उसमें व्यक्ति डाइवर्ज होकर सोचता है। तो जो क्लोज टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनका जो आंसर होता है सिर्फ यस और नो की फॉर्म में दिया जाता है, यानी कि या तो यस होगा या नो होगा, या लिमिटेड नंबर ऑफ गिवन कैटेगरीज उसमें होती है, यानी कि फिक्स्ड होता है उनका आंसर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो ओपन टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है व्यक्ति खुलकर अपने आंसर देता है, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, यानी कि उसमें व्यक्ति डाइवर्ज होकर सोचता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चनियर होती है उसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वे होते हैं जिसमें व्यक्ति कन्वर्ज होकर सोचता है, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उनका आंसर फिक्स होता है, या तो यस होगा या नो होगा, या कुछ मतलब लिमिटेड आंसर होते हैं जो एक पर्टिकुलर आंसर होता है। जैसे जेंडर की अगर हम बात करें तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। हाउ ऑफन डू यू वॉच डिस्कवरी चैनल ऑन टीवी, यानी कि आप डिस्कवरी चैनल को कितनी बार देखते हैं? एवरी डे, वंस इन अ वीक, ओकेजनली या नेवर, यानी कि इनमें से एक ही आंसर होगा। जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें व्यक्ति डाइवर्ज होकर सोचता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे विच टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, यानी कि किस तरह के प्रोग्राम्स आप टीवी पर देखना पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति कुछ बताएगा, कोई कहेगा कि उसे सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, किसी को सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं, तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम वो बता सकते हैं। किसी को डिस्कवरी वाले जो चैनल्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, जबकि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है उनमें फिक्स आंसर होता है। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप्स वुड यू लाइक टू टेक टू इम्प्रूव साइंस टीचिंग इन योर स्कूल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके स्कूल में जो साइंस टीचिंग को आप किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होंगी। तो जो क्वेश्चनियर होती है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक तो सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टूड होने चाहिए, जिनका आंसर प्रॉपर तरीके से किया जा सके, इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली कवर कर सके। नेक्स्ट टेक्निक है रेटिंग स्केल। देखिए इस टेक्निक में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की प्रेजेंस, उसकी एब्सेंस, या किसी व्यक्ति के जो ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं, उनके बारे में जजमेंट लगाया जाता है कि वो कैसे हैं। तो इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं उनको या तो हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं या क्वालिटी में मेजर करते हैं, क्योंकि हर चीज को केवल क्वांटिटी में मेजर नहीं किया जा सकता और ना ही हर चीज को केवल क्वालिटी में मेजर किया जा सकता है। तो दोनों तरह से हम मेजर कर सकते हैं, या तो हम क्वांटिटी में बता सकते हैं कि भी इतनी क्वांटिटी में है, जबकि क्वालिटी में हम कैसे बताएंगे कि अच्छा है, कम अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम उसकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई टीचर होती है वो अपने स्टूडेंट्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टाइम टू टाइम जज करती रहती है, जैसे उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, हैंडराइटिंग, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, तो इस तरह से वो उनको जज करती रहती है टाइम टू टाइम। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अशोक हैज डन बेटर देन मीना इन मैथमेटिक्स बट मीना स्कोर्ड द हाईएस्ट इन हिंदी। देखिए हमने कहा कि अशोक जो है मीना से मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन मीना जो है हिंदी में बहुत अच्छी है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राम इज टॉलर देन श्याम बट श्याम इज टॉलर देन नितेश। राम श्याम से बड़ा है और श्याम किससे टॉलर है, लंबा है, नितेश से लंबा है। तो ये इस तरह से हमने कंपैरिजन किया है, उसको रेट किया है, उसको जज किया है, उसके बारे में एस्टिमेट लगाया है। तो जो वर्ड है रेट, उसका मतलब होता है जजिंग समबडी और एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी चीज के बारे में हम एस्टिमेट लगाते हैं, किसी चीज को जज करते हैं। तो जो गाइडेंस वर्कर होते हैं, किसी इंडिविजुअल को जब अलग अलग सिचुएशन में वो ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वो अपना जजमेंट देते हैं उस स्टूडेंट के बारे में, उसके जो नॉर्मल ट्रेट्स है उनके बारे में भी, और उन ट्रेट्स को वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक स्केल के ऊपर वो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। तो किस तरह से मार्क किया जाता है, वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड। तो इसी तरह से जैसे हमने किसी को पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम कैसे शो करेंगे, कोई पेन नहीं है, नो पेन, मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर पेन, या वर्स्ट पॉसिबल पेन। तो इस तरह से हम उसको क्वालिटी में बताते हैं कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम है और कितनी क्वांटिटी या कितनी क्वालिटी में है। तो दोस्तों रेटिंग स्केल एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें किसी व्यक्ति को जज किया जाता है, किसी के बारे में एस्टिमेट लगाया जाता है। तो अलग अलग तरह की रेटिंग स्केल्स होती हैं, लेकिन उसको यहाँ हम डिटेल में नहीं करेंगे। जब हम रिसर्च वाला पेपर करेंगे तो रेटिंग स्केल का बहुत डिटेल में आपका जो टॉपिक है वो डिटेल में आएगा,
वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह की अलग अलग कौन कौन सी रेटिंग स्किल्स होती हैं, जहां यहाँ पर जो हमें जितना जरूरत थी उतना ही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निक है सोशियोमेट्री टेक्निक्स। देखिए सोशियोमेट्री टेक्निक जो है एक नॉन टेस्टिंग डिवाइस है, नॉन टेस्टिंग टेक्निक है, और इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था JL मोरेनो और हेलेन जेनिंग्स के द्वारा 1960 में। और इस टेक्निक में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के सोशल रिलेशनशिप को मेजर किया जाता है कि समाज में उनकी किस तरह की रिलेशनशिप है, किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, उनका पैटर्न ऑफ फ्रेंडशिप किस तरह का है, अट्रैक्शन और रिजेक्शन यानी कि कितना लोग उनको पसंद करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों को मेजर करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए इस टेक्निक का मुख्य पर्पस ये होता है कि जो भी काउंसलर या गाइडेंस पर्सनल होता है, यानी कि जो भी गाइड होता है, कोई काउंसलर होता है, तो वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस को फ्रिक्वेंटली मेजर करता है कि उस ग्रुप के लोगों को कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है या उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। इसका मेजरमेंट किया जाता है। समाज में किस तरह की उनकी रिलेशनशिप है, किस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल किस तरह का है, इन सारी चीजों को मेजर किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, जिनको वन बाय वन हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइज या टेस्टिंग टेक्निक्स या टेस्टिंग टूल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो टूल आता है हमारे पास वो है अचीवमेंट टेस्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट। देखिए अचीवमेंट टेस्ट इस तरह का परीक्षण होता है जिसमें किसी बच्चे को जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद उन बच्चों ने क्या सीखा है उसको मेजर करता है, यानी कि बच्चों ने क्या अचीव किया है। तो अचीवमेंट टेस्ट का ज्यादातर प्रयोग बच्चों की स्कूल सब्जेक्ट्स में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसको मेजर करता है। मान लीजिए उन्होंने यूनिट टेस्ट में किस तरह से अचीव किया है, सेमेस्टर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में उनका क्या रिजल्ट रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस टेस्ट में जो स्किल्स और एबिलिटीज होती हैं वो जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं उनमें उन बच्चों ने क्या अचीव किया उन पर फोकस किया जाता है। तो अचीवमेंट टेस्ट जो है एक इस तरह का टूल या टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक करिकुलम एरियाज होते हैं जिनमें जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, कुछ कॉमन स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें बच्चों ने किस तरह का स्कोर हासिल किया है उसको मेजर करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक अचीवमेंट एग्जाम लिया गया 2000 बच्चों का, तो उनमें से 9 बच्चों का जो टेस्ट स्कोर था वो इस प्रकार से था, उसको जेड स्कोर में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद परसेंटाइल रैंक निकाला जाता है। तो उससे बच्चे की जो अचीवमेंट है उसके बारे में पता लग जाता है कि उस बच्चे ने कितना अचीव किया है, पहले के कंपेरिजन उसका किस तरह का रिजल्ट रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट को कराने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। कम से कम 15 वीडियो मैंने इंटेलिजेंस के ऊपर बनाई हुई है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं, जहां मैंने IQ, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट थे, मतलब बहुत सारी इंटेलिजेंस की थ्योरीज, कहने का मतलब है इंटेलिजेंस का पूरा टॉपिक आपका बीएड और एमएड में जितना भी पोर्शन है वो मैंने सारा डिटेल में करवाया हुआ है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम बेसिक करेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। देखिए इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। तो यानी कि किसी व्यक्ति का IQ लेवल क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उसको मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ग्रुप टेस्ट भी हो सकते हैं। ये मैंने सारी डिटेल में करवाए हुए हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ग्रुप टेस्ट कौन से होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, वो सब आप वहां पर जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो 2 तरह से इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है, या तो इंडिविजुअली या ग्रुप टेस्ट। और इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का प्रयोग करते हैं। देखिए अब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है, एक ऐसा स्कोर होता है जिसमें किसी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चलता है। तो जो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि यहाँ मेंटल एज होता है किसी व्यक्ति की मानसिक बुद्धि। अब आप कहेंगे कि मानसिक बुद्धि, हालांकि मेंटल एज क्या होती है इसको भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है और IQ के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को बेसिक बताऊंगी कि मेंटल एज। देखिए मेंटल एज क्या होता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु, और क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो उसकी वास्तविक आयु। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी एज 5 साल है, ठीक है, जिसकी उम्र 5 साल है, तो अगर वो 5 साल की उम्र के बच्चों के क्वेश्चन कर रहा होता है तो वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन कोई बच्चा 5 साल का है लेकिन वो जो
उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी उससे पूछा जाता है, तो वो 8 साल के बच्चों के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी वो कर देता है। तो यहाँ उसकी मानसिक आयु क्या हुई, 8 साल हुई। तो जो हम IQ स्कोर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो बच्चा 8 साल की उम्र के बच्चों के क्वेश्चन कर रहा है, तो 8/5 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि उसका जो IQ लेवल होगा वो ज्यादा होगा। अगर मेंटल एज कम है, मान लीजिए बच्चा 5 साल का है लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ 3 साल के बच्चों वाले कर पाता है, तो यहाँ पर उसकी मेंटल एज क्या होगी, 3। तो मतलब 3 साल की उम्र के बच्चों के क्वेश्चन कर पाता है, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर जो उसका IQ लेवल होगा, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो हम निकालेंगे वो कितना होगा, वो बहुत कम होगा। तो इस तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज टूल है। देखिए स्टैंडर्डाइज टूल में अगला जो टूल आता है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर द प्रोबेबल पोटेंशियलिटीज फॉर development prior to training or schooling, as tests in aptitude covered art, music, science, algebra, manual and mechanical. Its value is the discovery of an individual's ability to succeed in a specific field. देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट को हम हिंदी में कहते हैं अभिक्षमता परीक्षण। तो ये किस तरह की पोटेंशियलिटीज को मेजर करता है, यानी कि जब बच्चे की कोई ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले या उसकी स्कूलिंग से पहले ये देखा जाता है कि उसके अंदर किस तरह की पोटेंशियलिटीज हैं, किस तरह की अभिक्षमताएं हैं, किस फील्ड में उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में, कोई साइंस में, कोई एल्जेब्रा में, किसी का मैकेनिक में अच्छा इंटरेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी किसी स्पेसिफिक फील्ड में क्या है उसको मेजर किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा। देखिए एप्टीट्यूड एक ऐसा ट्रेट या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बच्चे में एक ऐसा गुण होता है जो उसको इनहेरेंट यानी कि नेटिव क्वालिटी उसकी होती है, बाय बर्थ उसको मिली होती है। तो कुछ बच्चे बाय बर्थ संगीत में बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि किसी के पेरेंट अगर संगीत में बहुत अच्छे हैं तो नेचुरली बच्चे में भी संगीत की क्वालिटीज आ जाती हैं। और उस संगीत की क्वालिटी को जब पता चल जाता है कि उसके अंदर ये स्पेसिफिक एबिलिटी है, तो जो उस क्वालिटी का डेवलपमेंट, मैक्सिमम डेवलपमेंट या तो लर्निंग के द्वारा या दूसरे एक्सपीरियंसेस के द्वारा भी उस क्वालिटी का डेवलपमेंट किया जा सकता है। स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स और टेक्निक्स में अगला टूल हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट। देखिए इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ हम एज ए गाइडेंस टूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम सिर्फ इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट के बारे में बेसिक जानेंगे। जब हम दूसरा टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट इन्वेंटरी का, यानी कि जो इंटरेस्ट का जब हम टॉपिक करेंगे साइकोलॉजी में, तो उसमें हम डिटेल में इस टॉपिक को करेंगे। यहाँ हमें जितनी जरूरत है उतना ही हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट क्या होता है, इसमें यह जाना जाता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में व्यक्ति की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, यानी कि उसकी पसंद और नापसंद का पता लगाया जाता है इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट के द्वारा। तो इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी जो है वो ज्यादातर कैरियर असेसमेंट के लिए यूज की जाती है, और कैरियर असेसमेंट का आगे प्रयोग कैरियर काउंसलिंग के लिए किया जा सकता है। तो इस असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को कम से कम डिफिकल्टी हो और उसमें इस तरह की सूझ पैदा की जाती है ताकि वो अपने लिए एक एप्रोप्रिएट कैरियर का चॉइस कर सके, यानी कि अपने लिए वो सही कैरियर चूज कर सके। तो एजुकेशनल गाइडेंस के क्षेत्र में यह एक फ्रिक्वेंटली यूज किया जाने वाला कैरियर असेसमेंट टूल है, और इस टेस्ट का डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड केलॉग स्ट्रॉन्ग JR के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले इसका प्रयोग मिलिट्री सुटेबल जॉब्स के लिए किया गया था, कि जब मिलिट्री जॉब के लिए लोगों को फाइंड किया जा रहा था तो देखा जाना था कि कौन व्यक्ति मिलिट्री जॉब के लिए सुटेबल है और कौन नहीं है। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स और टेक्निक में आगे हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो अगली स्लाइड में हम ये तीनों ही टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट। देखिए पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं अलग अलग तरह के। जब हम पर्सनालिटी का टॉपिक करेंगे तो उन सबको डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। सिर्फ पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट के बारे में हम यहाँ सिर्फ बेसिक में यहाँ आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है, यानी कि उसके सिर्फ बाहरी व्यवहार को नहीं बल्कि उसकी इनर फीलिंग्स का भी मेजरमेंट किया जाता है। किसके द्वारा?
पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट के द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। और व्यक्तित्व को मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट बनाए गए हैं। जब हम पर्सनैलिटी का टॉपिक करेंगे डिटेल में तब हम वो टेस्ट भी करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेट टेस्ट। देखिए ट्रेट टेस्ट इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, उनमें ये देखा जाता है कि किसी इंडिविजुअल में किस तरह की स्पेशल एबिलिटीज या किस तरह की स्पेशल स्किल्स हैं, ताकि वो किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में, किस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए वो फिट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत अच्छा होता है, कोई प्लम्बरिंग बहुत अच्छी करता है, कोई कारपेंटर बहुत अच्छा होता है, कोई मैकेनिक के फील्ड में बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो टेस्ट लिए जाते हैं या तो वो ओरल होते हैं या पिक्चर टेस्ट का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य पर्पज ये होता है कि इसमें किसी व्यक्ति की वीकनेसेस या उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता किया जाता है, ताकि उनके बारे में रेमेडी की जा सके, उनका उपचार किया जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टिव टेस्ट और टेक्निक्स क्या होती हैं। देखिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को एक तरह से हम एक्सप्रेसिव टेक्निक्स कहते हैं, यानी कि इसमें व्यक्ति कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। और किस तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, यानी कि कोई मीनिंगलेस सिचुएशन होती है उसमें से बच्चा जो है कुछ मीनिंग ऐड करने की कोशिश करता है। यहाँ मैंने एक पिक्चर ली है जो कि है रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट, यानी कि रोसा का जो शाही धब्बा परीक्षण है उसकी पिक्चर ये है। तो ये एक इंक ब्लॉट टाइप से दे रखा है, लेकिन ये मीनिंगलेस सिचुएशन है, इसमें से भी कुछ मीनिंग को एक्सप्रेस करना, तो वो होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट्स होते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन होती है, जैसे यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन है, एक नॉर्मल व्यक्ति इसको देख के कुछ कह नहीं सकता। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जो है बच्चा अपनी पर्सनैलिटी, अपने एटीट्यूड, अपने ओपिनियन और अपने बारे में कुछ स्ट्रक्चर करने की कोशिश करता है, यानी कि कहानी टाइप की कुछ बनाने की कोशिश करता है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट और अनस्ट्रक्चर्ड मेथड होता है इन्वेस्टिगेशन का। तो दोस्तों ये थे स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स और टेक्निक्स, इनको हम टेक्निक भी कह सकते हैं और एज ए टूल भी इनको यूज किया जाता है। तो आज की जो वीडियो है काफी लंबी हो गई है, इसमें हमने टूल्स और टेक्निक्स जो भी होते हैं गाइडेंस के, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज, उन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया है।